कुछ और सवाल और कुछ और जवाब जनता के वो क्या हैं जानने के लिए आपको सीधे पहले शोभना के पास ले चलता हूं। शोभना। बिल्कुल सुमित, दो सवालों ने प्रधानमंत्री मोदी को बेहद परेशान किया इस कोरोना काल संकट काल में। और पहला सवाल तो वैक्सीन को लेकर था कि विदेश को भेजी तो क्या सही फैसला, लेकिन उस फैसले को जनता ने सही माना। जो दूसरा बड़ा फैसला सेंट्रल विस्टा को लेकर, जिस पर सबसे ज्यादा विपक्ष हमलावर हुआ, कोरोना काल में सेंट्रल विस्टा निर्माण क्या सही है? हाँ कहने वाले 48%, ग्रामीण 39%, हाँ कहने वाले, नहीं कहने वाले 29% और 36%, कह नहीं सकते 23% और 25%। यानी अगर हम इसका बड़ी तस्वीर देखें तो ज्यादातर लोग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बनाना गलत नहीं मानते। जो विपक्ष हमलावर था कि 20,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं, इस पैसे को वैक्सीन पे लगाते, लोगों ने इस आरोप को इसको नहीं माना विपक्ष के, यानी विपक्ष का यह आरोप मोदी सरकार पे नहीं चिपका। कुंभ की बात करते हैं, दूसरा जो अहम सवाल है। कुंभ शुरू से ही सांकेतिक रहता, इस पर हाँ कहने वाले शहरी 58%, ग्रामीण 54%, नहीं कहने वाले 22% और ग्रामीण 19%, कह नहीं सकते 20% और 27%। यानी जो बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, शहरों से गांव तक एक सुर में लोग ये कह रहे हैं कि ये कुंभ सांकेतिक ही रहना चाहिए था। ग्रामीण खास तौर पर ये कह रहे हैं कि ये कुंभ जो है उसका विरोध उन्होंने किया है। इसका मतलब जहां आस्था सबसे ज्यादा मानी जाती है वो ग्रामीण भी कुंभ के खिलाफ ही नजर आ रहे हैं। सुमित, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई शोभना आपने। कुंभ को लेकर बहुत बातें की गई, चुनाव को लेकर बहुत बातें की गई, और इस सर्वे में वो समझ में आता है कि जहां पर भीड़ इकट्ठी हो रही थी, जनता समझ रही थी कि ये कोविड के लिए खतरनाक है, और इसीलिए उसने चाहे जो आयोजन हो उसका विरोध करने की हिम्मत दिखाई, खुलकर बात की। एम आई राइट यशवंत? बिल्कुल बिल्कुल सुमित, और एक चीज सर्वे में बहुत क्लासिकल बात आपको और भी दिखाई देगी कि ग्रामीण जनता, जिसको ग्रामीण भारत को जिसको हम कहते हैं कि वो ज्यादा इमोशनल है इन चीजों को लेकर के, और वो लॉजिक से बात नहीं करती है। हमने वैक्सीन हेजिटेंसी पे देखा कि ग्रामीण जनता शहर की पढ़ी लिखी जनता से ज्यादा वैक्सीन ओरिएंटेड है, और भारत की ग्रामीण जनता ज्यादा क्लियरली चाहती थी कुंभ सांकेतिक हो जाए, कुंभ के ऊपर ठीक से व्यवस्था करके ठीक ढंग से कुंभ किया जाए, अफरा तफरी वाला कुंभ न हो जी। तो ये भी अपने आप में बड़ी आंख खोलने वाले आंकड़े हैं सुमित, क्योंकि जो एक स्टीरियोटाइप है ग्रामीण भारत का, अब ग्रामीण भारत के उस स्टीरियोटाइप से निकलकर जिस तरीके से जनता ग्रामीण भारत से जवाब दे रही है, रूपा जी खोलने वाली। एक सवाल में रूपा जी आपसे लेना चाह रहा हूं। रूपा गांगुली, मुझे जाना है। हाँ, मुझे जाना है। सेंट्रल विस्टा को लेकर जो बात विपक्ष कहता रहा, वो विपक्ष का आरोप चिपका नहीं। पब्लिक सेंट्रल विस्टा के विरोध में नहीं दिखाई देती है। विपक्ष ने इसको खूब भुनाने की कोशिश की, मोदी महल कहा। आपको लगता है कि विपक्ष रणनीति बनाने में गलत साबित हुआ? देखिए, मुझे जाना है। मैं आपको दो चीज़ बोल के ख़त्म करके चली जाती हूँ। मुझे एक इमरजेंसी काम आया, वो चले जाना है। बहुत सिंपल सी बात है, इसको बोल के मैं ख़त्म करके जाना चाहती हूँ, प्लीज़ रोकिएगा मत। जब इतने अच्छे काम होते हुए लोगों को दिखा, और जब इतनी कोशिश की गई है देश को इकट्ठा रखने के लिए, इतना सब मिल के लड़े हैं, राज्य अलग अलग किस्म की राजनीति करने में रुका नहीं, और फार्म बिल को लेकर इतना आंदोलन में कहीं पे कोविड नहीं फैलाया है। तो बहुत गलत हम सब ने कहीं ना कहीं किए हैं देश के जनता के साथ। सबको अकेला बैठ के सोचना पड़ेगा। एक इंसान पर दोष देने का जो तरीका बोल रहे हैं, मैं विवेक जी के जवाब में बाद में दे दूंगी कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन, लेकिन आज मौका नहीं है। बोलूंगी कि सब अपने लिए सोचे। ये बहुत बड़ा महामारी है, पहली बार हम लोग जिंदा होते हुए देख रहे हैं, और हम चाहते हैं कि और कभी ना हमको दिखे। तो दोबारा इस किस्म के कंप्लेन करना और हंसी मजाक करना, कई लोगों ने यहाँ पे बोला है कि पहला चीज जो वेव था वो मोदी जी ने बहुत अच्छा संभाला। तब भी थाली बजाने को साथ लेकर वो सारे लोगों को जो इंस्पायर करते थे मोदी जी, उस पर कोई भी हंसना छोड़ा नहीं। विपक्ष के दलों के ये बर्ताव पश्चिम भारत के लोग याद रखेंगे। नमस्कार, थैंक यू। आई हैव समथिंग अर्जेंट, आई हैव टू लीव। थैंक यू वेरी मच, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। थैंक यू। अभय दुबे, CSDS वाले अभय दुबे, माफ करिएगा, उनके पास नहीं जा पाया हूं। आपने सुना अभय जी इनकी बात को? आपको लगता है कि जिस साफगोई से रूपा गांगुली बोल रही थी
कि ये सबकी जिम्मेदारी है। ये नेताओं को रियलाइज़ कर लेना चाहिए जो भीड़ भाड़ लगा रहे थे कि उनको ये पब्लिक अपॉलॉजी पब्लिक में आकर एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हमसे गलती हुई है भीड़ लगाने को लेकर। इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। नेताओं की जिम्मेदारी है, जो सत्ताधारी हैं उनकी जिम्मेदारी है, और सबसे बड़े सत्ताधारी नरेंद्र मोदी हैं। और ये जो सर्वे है यशवंत जी का, वो बता रहा है कि इस सर्वे में, जैसे प्रदीप जी ने भी कहा कि उनकी राजनीतिक पूंजी कुछ खर्च हो गई। अब मैं यशवंत जी को थोड़ा बधाई दूंगा अपनी तरफ से। यशवंत जी ने इस सर्वेक्षण में एक आंकड़ों के जरिए ऐसी हकीकत हम लोगों के सामने रखी है जिसको सरकारी प्रचार तंत्र के दम से दबाया जा रहा, और वो हकीकत है गांव की नाराजगी। देखिए, गांव अगर किसी बात से सत्ताधारी से नाराज होता है तो उसके बड़े दूरगामी असर होते हैं, क्योंकि गांव वालों की राजनीतिक निष्ठा बड़ा स्थायी किस्म की होती है। पार्टियों के प्रति, नेताओं के प्रति उनकी निष्ठा बहुत देर तक चलती है, लेकिन एक बार जब नाराजगी शुरू हो जाती है तब फिर वो बुरी तरीके से पूरे स्थिति को पलट भी देते हैं। सरकार का, मोदी जी का और राज्य सरकारों का भी जो कोरोना प्रबंधन है वो मुख्य तौर पर शहर केंद्रित है। जो गांव में हो रहा है उसकी जब असलियत हम लोगों के सामने आएगी, अभी देखिए जो टूटी फूटी अस्फुट किस्म की खबरें आती हैं, हम लोग निजी तौर पर फोन करके पता लगाते हैं। मैं जहां का रहने वाला हूं वहां फोन करता हूं, हमारे दोस्त जहां रह रहे हैं वहां फोन करता हूं, दूसरे राज्यों की राजधानियों में फोन करता हूं, वहां के गांव के बारे में पता लगाता हूं, तो वहां से बहुत ही डरावनी खबरें आ रही हैं। मौतों की संख्या, संक्रमण की संख्या, इलाज बिल्कुल पता नहीं है। और उसका एक हांडी के एक चावल के रूप में मैं एक खबर का उल्लेख करूंगा, वो खबर आपने भी पढ़ी होगी, जो हमारे पैनल में सब साथी सबने भी पढ़ी होगी। वो योग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दिल्ली के 3 गांव 2018 में गोद लिए थे। उसके बाद वो दोबारा कभी भी उस गांव में लौट के नहीं गए। उन गांवों में इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, एक नर्स नहीं है, कोई दवा नहीं है, कुछ नहीं है, और गांव वाले कोरोना के संक्रमण से पूरी तरीके से पीड़ित हैं। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का मामला है। तो मेरा निवेदन ये है, ये जो बात है, अब सोचना चाहिए कि किस नेता को जनता के सामने आके सबसे ज्यादा माफी मांगनी चाहिए। और ये इंडियन एक्सप्रेस में पहले पन्ने पर बहुत बड़ी खबर टॉप पर छपी थी, हम सब लोगों ने पढ़ रखी है खबर। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का मामला है। 3 गांव उन्होंने 2018 में गोद लिए थे, दोबारा कभी वहां लौट के नहीं गए। जब पत्रकार लोग संवाददाता गांव में गए तो उन्होंने पूछा, गांव वालों ने बताया कि भाई वो तो कभी नहीं आए वापस हमारे पास। यशवंत देशमुख हमारे साथ हैं। उसका खंडन भी नहीं आया आज तक। यशवंत देशमुख, जो बात अभय दुबे ने कही शुरुआत में, मैं उस चीज को उठाना चाहूंगा कि ग्रामीण भारत में निष्ठाएं जो होती हैं वो लंबे समय तक चलती हैं। क्या निष्ठा बदल रही है? देखिए, निष्ठा बदले या ना बदले, नाराजगी बहुत है, ये बहुत साफ है। निष्ठा बदलना जो है वो इतना आसान भी नहीं होता। अगर निष्ठा बदल रही होती तो उस सवाल के जवाब में जिसमें हमने ये पूछा कि क्या राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री होते तो बेहतर होता, वहां पर ग्रामीण भारत के आंकड़े बिल्कुल अलग आते कुछ, अगर निष्ठाएं बदल रही होती बिल्कुल इसी तरीके से। तो मुझे लगता है कि नाराजगी बहुत है, अलार्म है, एक खतरे की घंटी है। ये सारे सायरन जितने भी तरीके की आप सोच सकते हैं सब बज रहे हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं कि नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक जीवन का ये सबसे बड़ा राजनीतिक संकट वाला काल भी है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जहां तक जनता का सवाल है, जनता अपनी नाराजगी बता रही है, दो टूक बता रही है, साथ में ये भी कह रही है कि उसको अपेक्षा क्या है। अब इन अपेक्षाओं के ऊपर नाराजगी के बाद अगर सरकार काम करती है, प्रधानमंत्री काम करते हैं और इस नाराजगी को दूर करने की कोशिश करते हैं तो शायद निष्ठा न बदले। लेकिन ये नाराजगी अगर बनी रहती है तो ये नाराजगी जो है निष्ठा बदलने के बीच में एक फ्लिक का ही अंत होता है। वो फ्लिक अभी नहीं होता हुआ दिख रहा है हमारे को। अभिज्ञान, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, नाराजगी है सरकार से, प्रधानमंत्री के कामकाज को लेकर कि कोविड को ठीक से नहीं चलाया, लेकिन इसके बावजूद भी मोदी जी पे भरोसा ज़्यादा है, राहुल गांधी जी पे भरोसा नहीं है। ये क्यों है? और वो अंतर काफ़ी है, करीब 40 से 50% का। ये क्यों है? क्या राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी को लेकर एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर क्या कहना चाहेंगे आप? अभिज्ञान। नहीं, बड़ा अच्छा आपने ये सवाल पूछा है। बल्कि मुझे तो ये लाजमी ही नहीं नज़र आता, क्योंकि जहाँ तक राहुल गांधी के खुद के राजनीतिक जीवन का सवाल है, उनकी लीडरशिप क्राइसिस बहुत अरसे से बनी हुई है।
तो आप जब भी राहुल गांधी को वीज़ा-वी नरेंद्र मोदी रखेंगे तो नरेंद्र मोदी बड़े नजर आएंगे। तो राहुल गांधी के पॉइंट पे या तो यशवंत को और क्लैरिफाई करके कहना चाहिए कांग्रेस रूल स्टेट्स जो कि राहुल गांधी नहीं ठीक से डील कर पाए, क्योंकि इन जनरल मैं बिल्कुल स्पष्टता कह दे रहा हूं, इन जनरल अगर इट इज नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, सुमित आप भी हम जानते हैं और सारे पैनल में बैठे लोग जानते हैं, उसमें नरेंद्र मोदी स्कोर करेंगे भले ही कोरोना काल क्यों ना हो। पहला पॉइंट तो उसको स्टेट स्पेसिफिक कर दे। दूसरा मैं जल्दी से जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने सारे अपने सर्वे के आंकड़ों को शहरी और ग्रामीण में बांट कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसको लगातार देख रहा हूं। किस तरह का यशवंत के पास एक्सेस रहा है रूरल इंडिया के लिए? ये बहुत बहुत अहमियत का पॉइंट है कि आपने हर सवाल को दो हिस्सों में रखा है कि शहरी भारत कैसे सोच रहा है और ग्रामीण भारत कैसे सोच रहा है। ये पॉइंट है मेरा यशवंत के लिए। यशवंत, हम लोगों के पास यहाँ दिल्ली में बैठे कोई गांव देहात की जानकारी, जैसे अभय दुबे CSDS ने सही कहा, फोन के अलावा और नहीं है, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब जानते हैं 65% से ऊपर भारत वहां बसता है। यशवंत जवाब दे दीजिए, फिर मैं अभय दुबे कांग्रेस के पास जाऊंगा। हमारा ये कैटी हमारे जो सर्वे हैं ये पिछले 15 साल से अब कैटी के ऊपर ही ट्रैकर चल रहे हैं, यानी टेलीफोनिक सर्वे के ऊपर। और आप जानते हैं कि जो मोबाइल टेलीफोनी है ये भारत में एक बहुत जबरदस्त सोशल इक्वलाइजर की तरह आया है, यानी ग्रामीण भारत में आज की तारीख में जो मोबाइल टेलीफोनी है वो शहरी नंबर जो हैं वो शहरी उससे ज्यादा हैं और पेनिट्रेशन भी कंप्लीट है। बहुत बार मुझसे पश्चिम में सवाल पूछा जाता है कि एक मेंटल ब्लॉक होता है कि भारत जैसे एक तीसरी दुनिया के मुल्क में टेलीफोन ऐसे कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 100% से ज्यादा एडल्ट पॉपुलेशन की मोबाइल टेलीफोनी का सैचुरेशन है इस समय। तो हमारे जो आंकड़े हैं वो रोज के रोज हमारे 150 के आसपास रिसर्चर हैं जो 11 भाषाओं में रोज सर्वे करते हैं, और पिछले 10 सालों से हमारा काम ये लगातार डेली बेसिस पे चल रहा है। पहले हम वीकली करते थे, लेकिन 10 साल से लगभग रोजाना बेसिस पे चल रहा है। ठीक है, अभय दुबे कांग्रेस पार्टी, मैं चाहूंगा आप जरूर इस बात को समझाएं कि जब नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा संकट काल चल रहा है, जैसा कि सी वोटर बता रहा है, उस वक्त में भी राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है। देखिए, चाहिए नरेंद्र मोदी जी की वजह से देश पर जो संकट काल चल रहा है, उनके क्रेडेंशियल्स पर मैं छोटा सा ऑफ मेडिकल साइंस की रिपोर्ट देख लीजिए, एम्ब्रे यूनिवर्सिटी जॉर्जिया की रिपोर्ट देख लीजिए, सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स इकोनॉमिक पॉलिसी अमेरिका की रिपोर्ट देख लीजिए। उन्होंने भारत के सीरोलॉजिकल सर्वे के आधार पर बताया कि 70 करोड़ लोगों से अधिक इंफेक्शन है और 42 लाख के करीब मौत हुई है। अब प्रधानमंत्री जी ने पहला जो वेव की बहुत अच्छे से हैंडल किया, सबने बताया क्या किया, लॉकडाउन किया। 25 मार्च को हिंदुस्तान के कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक मीटिंग ली सारे राज्यों के होम सेक्रेटरीज के साथ। उन्होंने कहा कि भविष्य के भारत में ऑक्सीजन की कमी होगी, हमको ऑक्सीजन मैपिंग करनी होगी 1 साल पहले, और 22 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी किया कि कैसे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को हमको कन्वर्ट करना है मेडिकल ऑक्सीजन में। उसके बाद 15 अप्रैल 2021 तक कोई मीटिंग नहीं की। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन हमारी 9000 मेट्रिक टन एक्सपोर्ट की और हिंदुस्तान में 3-3 करके लोग मरते रहे। हमने वैक्सीन का एक्सपोर्ट किया 6 करोड़ 64 लाख, और ये कहा कि WHO का कोविड ऑब्लिगेशन है। अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट 1955 लगाया। उन्होंने कहा जब तक हम अपने नागरिकों को वैक्सीनेट नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे। चाइना ने 11 करोड़ की, लेकिन 34 करोड़ लोगों को एडमिनिस्ट्रेट कर दी। उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने 8 करोड़ वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया, लेकिन 46% उनकी आबादी को करने के बाद हमारे हिंदुस्तान के नागरिकों के पास एक ही रास्ता था जो मोदी जी ने प्रशस्त नहीं किया। रेमडेसिविर का प्रोडक्शन 38,80,000 यशवंत, प्रधानमंत्री जी उसका प्रोडक्शन घटता है। यशवंत जी का जो सर्वे है ना अभय दुबे, उसमें जनता ने कहा कि बाहर जो दवाई भेजी गई उससे उनको दिक्कत नहीं है। ज्यादातर लोगों ने कहा, जी ये चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण। आपकी बात आज आप कहें कि आपने पुरजोर तरीके से कही, पर परसेप्शन के लेवल पर उसने सरकार को नुकसान नहीं पहुंचाया। जनता आज भी मोदी जी के उस फैसले के पीछे खड़ी दिखाई दे रही है, ज्यादातर जनता। यशवंत देशमुख जी ने बताया कि ग्रामीण भारत कुंभ को लेकर भी नाराज है। आप जानते हैं सच्चाई, 17 अप्रैल को अवधेशानंद गिरी महाराज जी से बात करके प्रधानमंत्री जी ने कुंभ विसर्जित कराया और असनसोल की रैली में चले गए बंगाल, और वहां भाषण क्या दिया
उन्होंने कहा कि मैं खट्टी मीठी बात करूंगा, लेकिन मैं प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहा था तब भी 1/4 भीड़ थी। आज मेरा दिल गदगद हो गया लाखों लोगों को देखकर। ये प्रधानमंत्री का भाषण था। 29 जनवरी को प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने विजय हासिल कर ली, जबकि रवांडा के प्रेसिडेंट ने हिंदुस्तान उस समय आने से मना कर दिया, जापान के प्रधानमंत्री ने आने से मना कर दिया, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने आने से मना कर दिया, क्योंकि पूरे विश्व के साइंटिस्ट कह रहे थे कि अमेरिका के 3 महीने बाद हिंदुस्तान में ये वेव आएगी। वहां दिसंबर जनवरी में आई है, हमारे यहाँ अप्रैल में आएगी। वहां 3 लाख केसेस से हमारे यहाँ भयावह स्थिति होगी। ये पता था हिंदुस्तान की सरकार को, मगर सत्ता की भूख के आगे प्रधानमंत्री जी ने ये सब आपके इल्जाम जो है अभय भाई, ये सब जो आपके इल्जाम हैं बिल्कुल ठीक लगते हैं, पर जनता में आज भी नरेंद्र मोदी के नाम का ज़्यादा भरोसा है। जनता में आज भी राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है। ये विसंगति क्यों है? ये क्यों ऐसा हो रहा है? इसको कौन समझाएगा? अगर अभय दुबे नहीं समझाएंगे तो मैं किससे पूछूं ये बात? राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होते तो डिसाइसिव रोल प्ले कर रहे होते तो ये विश्वास और कैसे? आपके पास 5-6 राज्य थे ना। छत्तीसगढ़ में सेकंड वेव की शुरुआत हुई, आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? भूपेश सिंह बघेल ने वहां पे टूर्नामेंट करा दिए क्रिकेट के, कराए कि नहीं कराए? सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी को कोविड हो गया जो वहां खेलने गया सीनियर क्रिकेट। आप मुझे समझाइए ना, जी आप जानते हैं, आप बताइए ना। पंजाब में सबसे बड़ी फर्टिलिटी है, पंजाब में आज भी सबसे अधिक मृत्यु दर है, वहां पे आपकी सरकार है। पंजाब में अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि सरदारों को, किसानों को प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। सिद्धू कहते हैं मैं किसानों के साथ हूँ। क्या है इसमें कितना म्यूटेशन हुआ उसकी राज्यों को जानकारी केंद्र सरकार ने नहीं दी, क्योंकि वो 21 फरवरी को प्रधानमंत्री जी ने 5 राज्यों की राजनीति। अरे भाई आपको तो जानकारी होती है ना, आपने तो फरवरी में इशू कर दिया था। आपने तो फरवरी 2020 में कह दिया था कि देश को बंद करो। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। हमने तो आपको म्यूटेशन की भी जानकारी होनी चाहिए। नहीं, हम वैज्ञानिक सारे प्रधानमंत्री जी के पास है, जो चीफ वायरोलॉजिस्ट ने अभी इस्तीफा दिया। क्यों इस्तीफा दिया? तो एक बार उसका इंटरव्यू करिए, तब आपको सच्चाई पता लगेगी। सरकार ने वैज्ञानिकों की सलाह नहीं मानी, सरकार ने अर्थशास्त्रियों की सलाह नहीं मानी, जो एक के बाद एक छोड़कर चले गए। जानते 59 साल की प्रदीप सिंह जी, ज्यादा क्रेडिट ग्रोथ गिरी हुई है आज हिंदुस्तान की। प्रदीप सिंह जी जो बात अभय दुबे कह रहे हैं, क्या ये बात, विवेक जी मैं आता हूं, क्या ये बात कि सरकार मनमानी कर रही थी, प्रधानमंत्री किसी की नहीं सुन रहे थे, क्या ये जायज है? आपकी टिप्पणी। देखिए, लगातार प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों से, दूसरे अधिकारियों से फरवरी महीने में, फरवरी 2021 में 75 टीमें केंद्र से गई हैं राज्यों में। 17 मार्च को मुख्यमंत्रियों से बात हुई है, उसमें कहा है कि आप माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर रोकिए, नहीं तो दूसरी लहर पूरे देश में फैल जाएगी। 162 ऑक्सीजन जो है प्लांट लगाने के लिए मंजूरी दी, पैसा दिया। जो ये वैक्सीन के एक्सपोर्ट की बात हो रही है, ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि ये कोविशील्ड हुई है। कोविशील्ड जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उसको डेवलप किया है, एस्ट्राजेनिका और सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है। उनके जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है। ऐसा हमने दुनिया भर से कहा कि भाई हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है वैक्सीन का, हमको दीजिए। ये पूरी दुनिया के लिए बन रहा है, पूरे दुनिया को बचाने के लिए वैक्सीन बन रही है, जहां भी बन रही है। सबने हमको रॉ मटेरियल दिया, अब हमने बना लिया तो हम कहें टाटा बाय बाय, अब हमको जरूरत नहीं है आपकी, हम वैक्सीन आपको नहीं देंगे। ऐसा संभव है क्या? गलत। जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, आप ये देखिए, ग्रामीण भारत, शहरी भारत के लोग ज्यादा समझदार नजर आ रहे हैं इस मुद्दे पर, बजाय जो है राजनीतिक दलों के। विवेक गुप्ता कुछ कहना चाह रहे थे। विवेक जी। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम लोग भविष्य की भी कुछ बातें कर लें। इस बार क्या है, केंद्र सरकार लॉकडाउन घोषणा नहीं कर रही है, राज्य सरकारें कर रही हैं, मगर असर वही है। इंडस्ट्री बंद है, माइग्रेशन हो ही रहा है, लेबरर्स के पास खाना राशन नहीं पहुंच रहा है, और लोगों के पास, व्यापारियों लोग अपना बैंक का कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, मैं तो खाली सवाल छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि आपके माध्यम से शायद मोदी जी तक सवाल पहुंच जाए, कि जो लॉकडाउन तो लॉकडाउन है, चाहे केंद्र सरकार करे चाहे राज्य सरकार करे, और लॉकडाउन बीमारी के कारण हो रहा है, जिसको आपने नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर किया हुआ है।
तो अभी जैसे पिछले साल आपने जो पैकेज दिया, कितना मिला, क्या हुआ, नहीं हुआ, उसके तो आंकड़े इतिहास बताएगा। इस बार क्या आप कुछ विचार कर रहे हैं कि भाई लोगों को जो राहत चाहिए या तकलीफ जो हो रही है उसका वैक्सीन और दवाई के अलावा भी तो एक जिंदगी है? क्योंकि आज हमारे यहाँ से लोग जो माइग्रेंट चले गए हैं, उनके पास काम नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, उनके पास बेचारे को खाने के लिए पैसा नहीं है। आप खाली राशन दे रहे, बाकी चीजें तो नहीं दे रहे, उनको बाकी चीजें भी चाहिए। और जो लोग यहाँ पे इंडस्ट्री था, उनको बैंक वाले बोलते हैं भाई हमारा किस्त दीजिए, भले ही आपका लॉकडाउन हो। तो ये इन सब जो अलग अलग लोग, मैं भविष्य के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चलिए, उस समय कौन था, क्या किया, कैसे नहीं किया, आपके आंकड़े भी आ गए, सर्वे भी आ गया, सब कुछ हो गया। आगे जाके क्या करना है? इसका जवाब तो सरकार और बीजेपी के लोग जो अगर सुन रहे होंगे, क्योंकि अब रूपा गांगुली चली गई हैं तो शायद जवाब वहीं से मिलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं ये बात टॉस करता हूं यशवंत की तरफ, आखिरी कुछ मिनट बचे हुए हैं। यशवंत, क्या आम जनता ने अपने सर्वे के दौरान माना, उनको एहसास हुआ, ऐसी कोई आंकड़ा दिखा टेबुलेशन में कि हमारा संकट जो है, जो जीवन यापन है, वो मुश्किलों भरा हो गया है? चाहे नौकरी की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे जीवन यापन की बात हो। बहुत ज्यादा, लगभग 2/3 से ज्यादा जनता ने बोला कि पिछले कुछ समय से उनका पिछले 6 महीने से करीबन लगातार जीवन स्तर गिरा है, जीवन और ज्यादा कठिन हो गया है। और उससे ज्यादा चिंताजनक बात यह है सुमित कि पहले भी कई बार ऐसे आंकड़े आते थे, जब बाढ़ या सूखा होता था तो बड़ी तादाद में लोग कहते थे कि संकट आ गया है। लेकिन कभी भी भारत में लोग ये नहीं बोलते थे कि हमारा जीवन खुशहाल नहीं होगा भविष्य में। ये पहली बार हो रहा है जब हम ये पूछते हैं कि आने वाले 6 महीने और 1 साल में आपका जीवन आपको कैसा लगता है, बेहतर होगा या नहीं होगा, तो बड़ी तादाद में करीबन 60 से 70% लोग ये कहते हैं कि हमको नहीं पता। ये बहुत चिंताजनक है। ये निराशावादिता का आना बहुत चिंताजनक है। देश में अवसाद की स्थिति है, लोग बहुत ज्यादा निराश और दुखी और परेशान हैं। बड़ी बात, ये आलम पहले नहीं देखा। ये भरोसा जीतने के लिए देशवासियों का सरकार को कुछ बड़े और क्रांतिकारी कदम उठाने होंगे। इफ आई एम नॉट सेइंग ज्यादा। अभिज्ञान ने हाथ उठाया। अभिज्ञान, लास्ट 20 सेकंड्स। अभय दुबे जी, मैं आता हूं। 20 सेकंड में, हाँ 20 सेकंड में बस। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान मैंने एबीपी के साथी अरविंद पानीग्राही का इंटरव्यू किया था। तब मैंने पहली बार ये बात रखी थी, नोट छापने की अनुमति आरबीआई की सोच को लेकर। अब उदय कोटक ये बात कह रहे हैं, यशवंत जो पॉइंट रख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज इंडियन एंजाइटी, चिंता का जो विषय है आर्थिक पहलुओं को लेकर, हम जरूर उस पर लंबी चर्चा करेंगे। वो बहुत गहरा है इस वक्त सुमित जी। अभय दुबे, CSDS। देखिए, यशवंत जी को फिर से मैं बधाई दूंगा कोरोना के 2 आंकड़ों के लिए। पहला आंकड़ा यह है कि वो कहते हैं कि 36% लोग कोरोना की समस्या से चिंतित हैं, और दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा यह है कि 18% लोग बेरोजगारी की समस्या से चिंतित हैं। आप दोनों आंकड़ों को आपस में मिला के देखिए, दोनों को एक दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट कीजिए, उससे वही नतीजा निकलता है। यशवंत जी ने कहा है कि उम्मीद खत्म होती जा रही है, और जिस सरकार में, जिस निजाम में उम्मीद खत्म होती है, वो बहुत बड़े संगीन संकट का सामना कर रहा होता है। बिल्कुल। देखिए, किसी योजना से किसी एक व्यक्ति को राहत मिलती है, 5 लोगों को उससे उम्मीद बनती है। एक व्यक्ति का मकान बनता है, एक के यहाँ शौचालय मिलता है, एक के खाते में पैसे पहुंचते हैं, तो 10-15 लोग सोचते हैं कि भाई हमें भी एक न एक दिन मिलेगा। लेकिन अगर सबकी उम्मीद घट जाए तो समझ लीजिए कि क्या होने वाला है। तीसरी लहर में क्या होगा, चौथी लहर में क्या होगा, ये मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन जनता की लहर आएगी। और वो बड़ी बात आप कह रहे हैं अभय जी, वक्त की कमी है, माफी चाह रहा हूं, बीच में इंटरवीन करना पड़ रहा है मुझे। लेकिन कुल मिलाकर आखिर में अगर आज के इस 2 घंटे के सर्वे को मैं समअप करना चाहूं तो ये इस निराशा भरे माहौल को ठीक करने के लिए अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। वरना जो मूड दिखाई दे रहा है वो वाकई में बहुत ही ग्लूमी है, बहुत ही परेशान करने वाला है, बहुत ही दुख पहुंचाने वाला है। सरकारें जहां भी जो कुर्सी पर बैठा हुआ है उसकी यह फर्ज बनता है, उसका ये दायित्व बनता है, हर वो कदम उठाए जिससे वो अपने जनता का, अपने वोटर का, एक आम हिंदुस्तानी का भरोसा वो जीत सके। वरना इस कोविड के बाद की जो दिक्कतें हैं अर्थव्यवस्था के तौर पर, उससे निकलने में बहुत परेशानियां हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का।